हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ और उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की, आपके पॉजिटिविटी की और बहुत बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ भर भर के अपने प्रेयर में मुझे याद रखना, मुझे बहुत सारे आशीर्वाद देना और यूट्यूब पे मुझे सपोर्ट देना। तो अभी मैं आपको मेरी लाइफ की स्टोरी के आगे का पार्ट बताती हूँ। सो गाइज, वैसे तो आप जानते हैं कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो में बताया वैसे कि मैं डिप्रेशन से बहुत बहुत सालों से गुजर रही हूँ और डे बाय डे वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि मैंने नीति से हट के कभी कुछ सोचा ही नहीं करने का और वो सोच आई ही नहीं। तो बस मैं जहाँ पे स्टक हूँ वहाँ पे ही मेरे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ खड़े किए जा रहे हैं ताकि मैं दब के रह जाऊँ। मैं जितनी भी कोशिश करूँ वो पहाड़ों की वजह से मैं उठ ही ना पाऊँ। ठीक है, तो ये मेरी एक लीगल जर्नी है जो 16 साल से चल रही है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरी शादी के बाद वहाँ पे क्या हुआ था। एक तो इंसिडेंट मेरे सिस्टर इन लॉ का आपके साथ मैंने प्रीवियस वीडियोस में अभी जो शेयर किया था, वो जो उसके लवर के साथ किसी डैम के पास खड़े थे और उसकी वजह से मुझे पीटना पड़ा। ऐसा ही एक दूसरा किस्सा मैं आपको बताती हूँ। बताते हुए बहुत दुख हो रहा था। मैं सुबह से सोच रही थी, पर जब एक चीज़ सोचते हैं ना तो एक साथ इतने सालों की वो चीज़ें याद आती है और मुझे 16 साल से वो चीज़ दलदल में फंसा के भूलने भी नहीं दी है। क्योंकि मैं जितनी भी बार जाती हूँ हर हफ्ते मुझे मेरे वकील बुलाते थे, एक ही चीज़ पूछते थे। कभी ऐसे तोड़ के पूछते थे, कभी वैसे मरोड़ के पूछते थे, कभी पेपर पे लिखते नहीं थे, सिर्फ मज़ा लेते थे। सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों का वो निचोड़ लेते थे मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, मेरी मेंटल पीस को तोड़ देने के लिए और मुझे भटका देने के लिए, और उनकी अय्याशी का सामान है वो समझ के बस मज़े ले रहे थे। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बताती हूँ कि वैसे सभी फैमिली में ऐसा सोचा जाता है। अब का मुझे नहीं पता ये टाइम का, लेकिन मैं 2005 या 6 की बात करूँ जब मेरी शादी हुई थी, तब ऐसे था। और हमको भी, लड़कियों को भी ऐसे ग्रो किया जाता था कि बेटा ये ऐसे पहनना है, ऐसे बेचना है, आपके ये जो भी शौक है। मेरे घर में तो ऐसा मेरे मम्मी पापा ने तो नहीं बोला कभी कि जो भी करना है ससुराल जाके करना। ठीक है, मुझे हमेशा सब कुछ प्रोवाइड किया मेरे पापा ने। मैं बहुत लाडली थी और मैंने कभी भी एक हद से ज़्यादा या पापा और मम्मी परेशान हो जाए उससे ज़्यादा कभी कोई डिमांड करी भी नहीं है। ठीक है, मुझे नवरात्रि के बहुत शौक होते थे। मैं आगे किसी और वीडियो में ये बात छेड़ूंगी, लेकिन हर त्यौहार पे बहुत ही अलग से और हर चीज़ ला के देना वो मेरे पापा ने कभी भी मिस नहीं किया। हमको खुश रखना कभी भी मिस नहीं किया। तो बात ऐसी है कि जब मैं ससुराल में गई, ठीक है, तो मुझे वो 5 साल तक, ठीक है, घर में कोई भी त्योहार आता था ना, साल के जितने भी त्योहार है वो 5 साल तक मुझे पता ही नहीं चलता था कि कौन सा त्योहार आया, कौन सा त्योहार चला गया। मुझे हर दिन एक से लगते थे, हर रोज मैं मार खाती थी एक्सेप्ट सैटरडे, एक्सेप्ट संडे। संडे भी कुछ 1 साल के बाद तो संडे भी शुरू हो गया था। सैटरडे को नहीं मिलता था, कुछ 2 साल के आसपास के बाद वो भी शुरू हो गया था। मतलब सैटरडे को इसलिए क्योंकि मेरे ससुर है वो जाते थे बैंगलोर। मेरा जो ससुराल है वो मैसूर में है, जो हमें झूठ बोल के मुझे ले जाया गया था और हम वहाँ पे रहते थे। लेकिन वो जाते थे बैंगलोर क्योंकि उनका शॉप था, उनके शॉप के लिए कुछ 1 हफ्ते का सामान वो लेके आते थे। तो वो सामान लाने के लिए जाते थे ताकि वो पूरे हफ्ते उसका ट्रेडिंग कर सके। ट्रेडिंग का उनका काम था। ठीक है, वो चीज़ मैं कभी बाद में बताऊंगी कि क्या, लेकिन ट्रेडिंग वो होती है जिनको नहीं पता कि अगर सपोज कोई एक चीज़ है, ठीक है, सपोज ये मेरे पास ये नैपकिन है और मैं इसके मैन्युफैक्चरर कोई और है और उनका खरीदार कोई और है और मैं हूँ बीच वाली पर्सन जो कहलाता है ट्रेडर, जो मैन्युफैक्चरर से लेता है या किसी और होलसेलर से बाई करता है कम दाम में और फिर अपना मार्जिन लगा के किसी और को सेल करता है। बेसिकली इट इज़ अ मीडिएटर, बचौटिया, ब्रोकर, अब कुछ भी नाम रख लो। ठीक है, तो इनको बोलते हैं ट्रेडिंग। तो बस उसके लिए वो लोग मेरे ससुर जाते थे सुबह अर्ली मॉर्निंग, वो निकल जाते थे 5, साढ़े 5, 6 के अंदर। ठीक है, और वो रात को आते थे कुछ 12:30, साढ़े 12, 1 बजे तक। तो वो दिन मेरे हस्बैंड के लिए जैसे हनीमून पीरियड हो गया।
ठीक है, तो वो मुझे फ्राइडे को नहीं मारेगा, फ्राइडे रात को वो मुझे नहीं मारेगा। वो उसका हमेशा का रहता था कि वो फ्राइडे को मुझे हाथ नहीं लगेगा, हाथ नहीं लगेगा मतलब फ्राइडे मुझे ऐसे लव बॉम्बिंग करेगा, माफ़ी मांगेगा। जो मुझे 4 दिन से मैं लाश बन के पड़ी हूँ, मुझे खाना तक नहीं पूछा गया, मुझे पीना तक नहीं पूछा गया, मुझे नहाने तक नहीं जाने देते थे, या नहाने जाऊँ तो पानी नहीं होता था अंदर, खाया पिया तो कुछ है नहीं, तो लेटरिन भी नहीं आती है ना, तो कभी कभार पानी की बोतल छोड़ देते थे, तो मैं पानी पी के ही पड़ी रहती थी। मुझे पता भी नहीं चलता था, 1 हफ्ता निकल गया था। कुछ दिनों के बाद मैं ऐसे हैबिट हो गई थी मुझे, और मैं उसके प्यार में इतनी अंधी, इतनी अंधी, इतनी अंधी, पागल मैंने खुद को बना दिया कि जब वो मुझे अपने हाथों से पानी पिलाएगा मैं तभी ही पानी पीऊँगी, और मुझे दुनिया का कोई होश नहीं है, मुझे मेरी ज़िंदगी का कोई होश ही नहीं है। तो वो उसको बहुत अच्छे से पता होता था, तो कभी कभार रात को उसको दया आ गई तो मुँह में डाल दिए, है ना, आधा ग्लास या 2 घूंट मुंह में डाल दिया, और मुंह में डालते वक्त भी मुझे पता नहीं रहता था कि मुझे पानी पिलाया गया है। ठीक है, बिल्कुल बेहोश इंसान कैसा होता है जिसके मुंह में खाना ना गया हो, कई दिनों तक बात ना की हो, कोई बुलाता ना हो, सिर्फ मारपीट की जाती हो, और वो भी ससुराल में, ससुर के सामने, ससुर खुद मारता हो, ननद खड़े खड़े देख रही हो, मज़े ले रही हो। उसके दोस्त को फ़ोन करके वो सुनाती थी मेरी चीखें कि देख कैसी चीख रही है, देख कैसी चीख रही है, ऐसे करके उसके दोस्त को भी सुनाती थी। तो आप समझ सकते हो मन की हालत क्या होगी। मैं चिल्लाती थी, मुझे कोई छुड़ाता भी नहीं था उससे, वो पूरी पूरी रात पिटता था। तो जब वो ऐसे बात करता ना, ऐसे मीठी मीठी बात करता है, मुझे गोद में उठा लेता, या तो फिर वो खुद नीचे बैठ जाता, मेरा सर उसके गोद में ले लेता, मुझे झूठ मूठ का दिखाता कि वो मुझे बहुत प्यार करता है, और बहुत एक्सट्रीम हो जाता ना, मुझे वो होश ही नहीं था। लेकिन मुझे शायद उस वक्त वो अच्छा लगता था कि चलो मारने के बाद ऐसे भी तो वो मुझे प्यार देता है, तो मुझे वो भी मंजूर है। मैं इतनी पागल थी, मैं इतनी पागल थी। और फिर सैटरडे वो मुझे फिर रात को, मतलब वो आधी रात तक वो फिर से मुझे नीचे ज़मीन से उठा के बेड पे सुलाता, फिर बेड पे ऐसे जैसे बच्चों के जैसे कभी कभी कडल करता सर पे ऐसे, है ना, कि ठीक से सो जाओ, मैं तुम्हें कल यहाँ ले जाऊँगा, वहाँ ले जाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे हो गया, मुझे पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे दिमाग में यहाँ पे कुछ कुछ होता है, यहाँ पे कुछ कुछ होता है करके। उससे ज़्यादा वो मुझे कुछ बताता नहीं था, बस मैं ऐसा ही हूँ, तुमको तो पता है ना, मैं ऐसा ही हूँ, ऐसे करके। और मैं भी कितनी छोटी थी, मैंने दुनिया देखी नहीं थी, और जो देखी थी उसके घर पे जाके उसके साथ ये मेरी दुनिया थी। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ऐसे लव बॉम्बिंग करना, और फिर सैटरडे को सुबह वो चला जाता था, और शाम को मतलब 7 साढ़े 7 बजे आ जाता था। वैसे रूटीन उसका 12, 1, 2 कभी भी आता था। जब उसकी बहन या उसका भाई या मेरे ससुर घर पे हो, तो उसके घर पे आने का कोई टाइमिंग था ही नहीं, वो आता ही नहीं था। और समझो कि अगर वो 2 बजे घर पे आया है, तो मेरा ससुर तो पूरी रात जागता रहता, पूरी रात टीवी, उस 1 घंटा 1.5 घंटा, वो पूरा दिन इतना लीचड़ इंसान था, वो सोता भी नहीं था। तो मैं जब रूम में से अगर बाहर जाती हूँ वॉशरूम के लिए, तो मुझे हॉल से गुजर के जाना होता था, और जहाँ पे मेरा ससुर पूरी रात जागता था, तो मैं वो भी नहीं जा पाती थी। ठीक है, या तो फिर मैं मेरे हस्बैंड को बोलती कि तुम मेरे साथ चलो, वो आए तो ठीक है, वो नहीं आए तो मैं वही कंडीशन में सुबह होने की वेट करती थी। तो सुबह होते अगर मेरा ससुर बेड छोड़ के कहीं आगे पीछे हुआ, या कहीं बाहर चक्कर लगा रहा है, या अपने रूम में है या बाथरूम में है, तब मैं उठ के थोड़ा सा फ्रेश हो जाती, या पानी का गिलास ले लेती, या वॉशरूम चली जाती। ऐसे करती थी मैं, इतनी नर्वस, इतनी डरी हुई, इतनी दहशत वाली लाइफ में जीती थी। और फिर सैटरडे को वो शाम को 7 बजे आ जाता था, 7, साढ़े 7, 8 बजे, और मुझे 1 घंटे पहले वो फ़ोन करके बोलता कि तुम रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। और मैं डर से रेडी होती थी, मैं उसके साथ जाने की खुशी नहीं थी। अगर मैं रेडी नहीं हुई, उसने बोला है वो मैंने नहीं किया,
तो मुझे फिर से जानवरों के जैसे मार खानी पड़ेगी। और वो सैटरडे को सुबह जाते वक्त कपड़े भी रख के जाता था कि आज ये पहनना, ये इयररिंग्स पहनना, ये सैंडल पहनना। वही चीज़ मैं पहन के खुशी खुशी रेडी होती थी। मैंने खुद को ऐसा बताती थी कि आज का दिन है मेरे पास, मैं आज जी लूँ उसके साथ, फिर मुझे शायद वो बुलाएगा नहीं बुलाएगा, कल क्या होगा। तो मैंने पूरे 5 साल एक एक मिनट ऐसे निकाले, एक एक मिनट मैंने ऐसे निकाले हैं। और जब मैंने पहली बार बताया कि मुझसे अब सहन नहीं होता है, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल हो चुके थे, उसके बाद बहुत ही गहरी चीख निकली थी। और उसके बाद उन लोगों ने मुझे ऐसी जगह पे लेके जाके रख दिया जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन थी नहीं। मतलब अगर वहाँ पे मुझे मारपीट होती है, चिल्लाती हूँ मैं, तो मेरी आवाज़ दूर दूर तक कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ 6, 7, 10 घर थे, लेकिन जो घर थे उसमें शायद या कोई रहता नहीं था, और जो रहते थे वो कई किलोमीटर दूर के घरों में रहते थे जिनको मेरी आवाज़ पहुँचेगी ही नहीं। उसके बारे में भी मैं कभी और वीडियो में बताऊंगी। अभी वीडियो ये काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें शेयर करनी है, और शायद ये ही चीज़ है जहाँ सालों के बाद मैं खुलने की अभी कोशिश कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरी हालत क्या है, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे गाइड कीजिए। और ये 16 साल से मैं जो कोर्ट और वकीलों ने मुझे फंसा के रखा है, मैं उनको कैसे एक्सपोज करूं। आप भी मुझे सजेशन दीजिए, कुछ मेरी भी मेहनत लगेगी, वो मैं करने की कोशिश करूंगी। अगर आपके सजेशन मुझे हेल्प कर जाते हैं मुझे, तो मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। प्लीज़ भर दीजिए मेरी कमेंट सजेशन से, आपके सपोर्ट से, मोटिवेशन से मुझे हौसला दीजिए। मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट दीजिए ताकि मेरी रोज़ी रोटी निकले, मेरा खुद का खर्चा निकले, क्योंकि मुझे इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि मेरे सारे स्किल्स भी वानिश हो गए हैं, और ये हो जाते हैं। तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत रीगेन करने में आप हेल्प देना, सपोर्ट देना। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब नहीं बोल पाऊँगी आज, तो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ।